कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से होंगे। अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का भी ध्यान जो है आप लोग बहुत अच्छा से रख रहे होंगे। खुशी की बात है कि आज से हमारा 10th क्लास का चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया है और इसके पहले 10th क्लास में यूज होने वाले जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, चाहे वो SCF हो, LCM हो, रूट्स हो, क्यूबिक रूट्स हो, बोडमास हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बना करके अपने प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। आप अगर बेसिक कंसेप्ट चाहते हैं 10th क्लास के मैथ का, तो आप वह वीडियो जो है सिलसिलेवार ढंग से देखें, आपको सारा चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकदम बहुत ही सुंदर लेम्मा है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह मान के चलिए कि 10th क्लास का जो सबसे आसान कोई टर्म्स है तो ये लेम्मा है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ही है। एकदम बहुत आसान है। दुनिया में अगर कोई सबसे आसान चीज है तो यह है, बहुत काम की भी है। इसे जान करके हम SCF निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, मजेदार तरीके से। तो आइए देखते हैं कि यह कहता क्या है। सबसे पहले इसके एक एक शब्द, एक एक वर्ड्स का अर्थ हम लोग हिंदी इंग्लिश में समझेंगे और अपने माइंड में इसको बैठाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे और एक और बात, अगर वीडियो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप जो है मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लें ऐसे, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, 360 पे कर लें। वहां आपको जो है जो भी चीजें हैं साफ साफ दिखाई देंगी। तो यहां पे कह रहा है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर यानी दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मीन्स नॉन निगेटिव नंबर, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर दो। उसके बाद कह रहा है ए बी, मान लीजिए कोई है ए बी जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी, तो दिए रहने पर देयर एग्जिस्ट, वहां रहता है, वहां होता है, ठीक है, वहां होता है। अगर ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो यूनिक इंटीजर, एक अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R होंगी। अगर ए हो तो, अगर ए बी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी दो संख्याएं Q और R, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं यूनिक इंटीजर Q और R होंगी, सेटिस्फाई, जो मेंटेन करेंगी, बनाएंगी, ठीक है। क्या बनाएंगे, क्या सेटिस्फाई होगा कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अगर A और B टू पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो Q और R होंगी ही, जहां जो है A बराबर BQ प्लस R हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे R जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बराबर और बड़ा होगा, और छोटा होगा B से। यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो कह रहा है कि ए बी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो वहां Q और R भी ऐसी दो संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं कर सकते, इंटीजर यानी पूर्णांक होंगी, जहां A बराबर BQ प्लस R होगा, और जहां पे R जो है 0 से बराबर और बड़ा होगा, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन
बी यानी बी से छोटा होगा। यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो इसको देखते हैं, अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे। मान लीजिए कि यहां पे यह कह रहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मान लीजिए कि कोई कि दो संख्याएं हैं, ये है 455 और 42। दीज आर द टू नंबर्स। तो दो संख्याएं Q और R निश्चित रूप से होंगी कि 455 इज इक्वल टू 42Q प्लस R। इसको ऐसे लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्या होंगी। इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, उसको कैसे देखते हैं। तो आइए, यहां पे कितना है 455 डिवाइडेड बाई 42 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 42 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जानते हैं यहाँ पे डिवाइड का एक जो है नियम है कि 42 को इतना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बार गुणा करेंगे 42 को, 42 का टेबल इतना बार पढ़ेंगे कि यह 455 के करीब में आ जाए, 455 के बराबर हो जाए, उसके करीब करीब आ जाए। यानी उसके बराबर नहीं हो जाए, मतलब उसके करीब हो जाए। उसके बराबर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो उसके नजदीक चला जाए, उससे छोटा हो। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो इसको अगर हम 10 टाइम में करते हैं, 4 दहिया 40, 10 टाइम में, तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, और ऊपर से आ जाएगा आपका 5 और इधर से आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे रुका नहीं है अभी प्रोसेस, ये भाग से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक नियम जो है चेंज हो जाता है कि इसके करीब तक जाना होता है। यहाँ पे अगर सिंपल भाग होता तो 42 लिख के कट लेते हम लोग, आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो a बराबर क्या है मेरा a, और b बराबर जो है a है, और q के जगह पे कितना है 10, और r के जगह पे कितना है 35। तो यहां से आपका निकल गया q और r। मैंने कहा था होगा ही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 455 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस हो जाएगा 35। तो यहाँ पे आपको Q के जगह पे एट द प्लेस ऑफ द Q यू गेट अ 10। यहाँ पे आप क्या पाते हैं, 10 पाते हैं, 10 पाते हैं, और R की जगह पर 35 पाते हैं। अगर इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको HCF जो है आराम से निकल जाएगा। तो कैसे आगे बढ़ते हैं, जो A42 है इसको हम A मान लेते हैं और B मान लेते हैं 35 को। इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और यही प्रोसेस अपनाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं, अगर R की जगह पर यहाँ पे 35 था, R के जगह पे अगर 0 आ गया, उस समय जो B की वैल्यू होगी, R बराबर 0 पे जो B की वैल्यू होगी, वहीं इसका और इसका यानी 455 का और 42 का क्या होगा, HCF होगा। R इज इक्वल टू 0 पर, यानी R बराबर 0 पर जब B का वैल्यू जो भी आएगा वहीं HCF होगा 455 और 42 का। तो इसको लेके आगे बढ़िए। यहाँ A की जगह पर हम 42 लिखते हैं, तो B की जगह पर क्या हो जाएगा 35। आइए यहाँ पे कर लेते हैं 42 बाई 35। तो इसके करीब तक जाना है, तो 1 टाइम में आराम से चले जाएंगे। 35 हो जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस 5 पे हो जाएगा 7, और एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल गया Q इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम Q इज इक्वल टू 1
और r इज इक्वल टू कितना है 7। अभी भी मेरा r जो है 0 नहीं है, यहाँ पर भी जो है r जो है मेरा 0 के बराबर नहीं है। पुनः आगे बढ़ेंगे, अब पुनः आगे बढ़ेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 और b बराबर a बराबर 7 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर कितना हुआ था 42 जो यहाँ b की जगह पर था, और b की जगह पर कितना होता रिमाइंडर में जो बचा था, तो रिमाइंडर के जगह पर जो बचा है वो तो b होगा, तो रिमाइंडर के जगह पर 7 बचा है तो 7 जो है क्या होगा b होगा, रिमाइंडर के जगह पर b होगा। और जो यहाँ पे था वह a हुआ है, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे a जो है 42, तो a क्या हो जाएगा 35। तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू b कितना है 7 और q और r चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको 7 35 और ये आराम से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ q कितना आ गया, q इज इक्वल टू हो गया आपका 5 और r मेरा क्या आ गया यहाँ पे 0 हो गया, r बराबर क्या हो गया 0। तो q की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ आपका, q की जगह पर क्या हो जाएगा 5 और r की जगह पर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे r 0 आ गया, तो मैंने क्या कहा था कि r बराबर 0 पे जो b का मान होगा, r बराबर 0 पे जो b की वैल्यू होगी, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7। r बराबर 0 पे जो b का मान होगा, r बराबर 0 पे जो b का मान होगा वही जो है इसका HCF होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि r बराबर 0 पे जो है b की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो ये 7 जो है इसका HCF होगा। मैंने कहा था कि r बराबर 0 पे जो भी b का वैल्यू होगा, r बराबर 0 पे जो भी b का वैल्यू होगा वह जो है इसका 455 और 42 का क्या होगा HCF होगा। तो r बराबर 0, यहाँ पे r बराबर 0 है तो b की जगह पर क्या है 7 है, a बराबर b q प्लस r बराबर 0 है तो b की जगह पर क्या है 7 है, तो 7 क्या होगा 7 जो है 455 और 42 का क्या होगा HCF होगा। इस तरह हम बहुत आसानी से जो है HCF निकाल सकते हैं। अगर r बराबर 0 नहीं है तो इसको जो है इसको मान लेते हैं, 7 को मानते हैं b और इसको मानते हैं और फिर जो है फर्दर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जब तक कि मेरा r बराबर 0 न आ जाए। r बराबर 0 पे जो b का वैल्यू होगा वह क्या होगा HCF होगा। अब हम लोग जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसको समझेंगे। उसके बाद जो है 1.1 जो टॉपिक्स है, चैप्टर है 1.1, उसमें से जो क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। आशा करता हूं कि यह बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। और एक बार मैं पुनः कह रहा हूं कि रियल नॉलेज जो है खुद के ठोकर खाने से लगती है। जब आप खुद जो है ठोकर नहीं खाएंगे, खुद क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं फंसेंगे, यह काम निरंतर नहीं करते रहेंगे, तब तक किसी भी चीज का रियल ज्ञान जो है, वास्तविक ज्ञान जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने एक किया, आप भी इसको कीजिए। हो सकता है कि आप भी इसमें फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, भगवान करे नहीं फंसे। फंसते हैं, नहीं फंसते हैं तो अच्छा, अब फंसते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, और जब ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपका ब्रेन जो है और वास होता है और मजबूत होता है। तो आइए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह भी बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं है, एकदम छूमंतर में समझ जाएंगे आप लोग। तो
ये कह क्या रहा है, इसके एक एक शब्द पे पहले विचार कीजिए, एक एक शब्द पे, तब जो है आप बढ़िया से इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी इवरी माने प्रत्येक, कंपोजिट माने भाज्य, वैसी संख्या जो भाज्य हो, जिसमें जो है भाग जो है दिया जा सके। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिख रहा है, यहाँ पे 15 भी है, तो यह जो है 3 और 5 से क्या है, डिविजिबल है, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह भी जो है भाज्य है। और यहाँ 16 भी जो है क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर, इस तरह की संख्याएं, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जाता है, या फैक्टराइज्ड, उसको जो है गुणनखंडित किया जा सकता है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में उसको जो है व्यक्त किया जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और उसके गुणनफल पे पावर डाल के भी जो है व्यक्त कर सकते हैं। देखेंगे हम इसको कैसे। एंड द फैक्टराइजेशन यूनिक, उसका जो फैक्टराइजेशन होता है, जो गुणनखंडन होता है, वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम, छोड़ करके, अगर यह बात छोड़ दिया जाए, ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, कि यह प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड है, जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, अवरोही अवरोही, यह क्रम अगर छोड़ भी दें तब भी वह यूनिक हो जाता है, वह यूनिक हो जाता है, यानी अद्वितीय हो जाता है। और एक बार जो है आप निश्चित कर लिए कि अवरोही होगा, तो हमेशा के लिए जो है अद्वितीय हो जाता है। उसका ऑर्डर बदल भी देते हैं तब भी वह जो है अद्वितीय हो जाता है। कैसे? तो देखिए, इसको मान लीजिए यहाँ पे 120 है, 120 है, यह जो है भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो इसको आप डिवाइड कीजिए। जब इसका जो है प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर जो है आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर तो इसको यह कह रहा है कंपोजिट नंबर यानी 120 नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको लिखा जा सकता है, 120 को लिखा जा सकता है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5। इसको इस तरह जो है लिखा जा सकता है। या मैं कहा था कि इसके पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंडों के धनात्मक पावर, धनात्मक घात के रूप में, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3, और 3 into 5, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह भी जो है आराम से हम लोग एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो यह जो होगा आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, यह जो है आरोही यानी बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यह यूनिक हो जाता है। आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, बट ये सभी के सभी जो है यूनिक होंगे, यूनिक होंगे। तो यह कहता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, या यहाँ पे एक और टर्म जोड़ सकते हैं जो एनसीईआरटी ने छोड़ा है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या गुणनफल के धनात्मक पावर यानी पॉजिटिव पावर के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक वो बोल रहा है इस फॉर्म में, तो आप इसको इस फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आप क्रम कैसा हो लिखिए, लेकिन यह क्या होता है, अद्वितीय होता है। यह है अंक गणित का
आधारभूत फर्मे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम उदाहरण जो है देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद जो है चैप्टर का जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसमें हाथ लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।